दोस्तों नमस्कार। जीएस विस्तार के मॉडर्न हिस्ट्री के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कर्नाटक के युद्धों के बारे में बताने जा रहा हूँ। कर्नाटक के युद्ध जो हुए थे किन कारणों से हुए और उनका क्या परिणाम रहा भारत में। तो मेरा जो टॉपिक है वो है कर्नाटक के युद्ध यानी बैटल ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक के युद्ध। तो कर्नाटक के युद्धों में मेरा पहला वो रहेगा कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक के प्रथम युद्ध पढ़ाने से पहले हमें भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशंस को समझना पड़ेगा। देखो, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध जो हुआ था कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1746 से लेकर 1748 के बीच में हुआ था। ये युद्ध जो हुआ था 1746 से लेकर 1748 के बीच में हुआ था। इसके बाद में दूसरा जो युद्ध हुआ था 1749 से लेकर 1754 तक हुआ था। 1754 तक हुआ था, ये दूसरा युद्ध हुआ था। तीसरा युद्ध जो हुआ था 1757 से लेकर 1763 के बीच हुआ था। पहला युद्ध जो हुआ था ये ए ला शैपल की संधि से शापेल या शैपल की संधि पर समाप्त हुआ था। ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था ये हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा युद्ध जो था ये पौंडीचेरी की संधि पर समाप्त हुआ था। पौंडीचेरी की संधि पर समाप्त हुआ था। और तीसरा युद्ध जो था वो पेरिस की संधि पर समाप्त हुआ था। पेरिस की संधि पर समाप्त हुआ था। तो ये 3 युद्ध हैं कर्नाटक का। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, उसके क्या कारण थे और उसका क्या रिजल्ट निकलता है। ट्रीटी ऑफ ए ला शैपल पर ये बैटल समाप्त हुआ था। सेकेंड बैटल यानी बैटल ऑफ कर्नाटका सेकेंड, ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी की संधि पर समाप्त हुआ था। तीसरा बैटल कर्नाटका का तृतीय युद्ध यानी बैटल ऑफ कर्नाटका थर्ड, ये ट्रीटी ऑफ पेरिस पर समाप्त हुआ था। तो जो पहला युद्ध था इस युद्ध के क्या कारण थे, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा उस समय भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार थी। ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये वाला रीजन, ये वाला उस समय रीजन कर्नाटका का रीजन, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कर्नाटका का रीजन कहलाता था। ये वाला रीजन हैदराबाद, ये मैसूर यानी पेशवा का रीजन था और ये मैसूर था। ये ट्रावनकोर अलग से था। तो पहला युद्ध जो लड़ा गया था कर्नाटका, तो ये हमारा बेसिक जो चीजें हैं वो कर्नाटका यहाँ पर पड़ता है। तो कर्नाटका के बारे में हमें पढ़ने से पहले हमें तो समझना पड़ेगा इनका क्या कारण था, क्या रीजन थे। देखो, कर्नाटका का युद्ध जो स्टार्ट होता है 1746 से 1748 के बीच में स्टार्ट होता है। उससे पहले हम जानेंगे कि भारत में मुगलों का जो मुगल डायनेस्टी थी वो 2 भागों में उसको हम समझते हैं। पहले तो 1526 से लेकर 1707 ये मुगलों का जो पीरियड है, टाइम पीरियड, इसमें मुगलों ने काफी कुछ इंक्रीमेंट किया था, काफी इंप्रूवमेंट हुआ था। इसके बाद में दूसरा पीरियड आता है 1707 से लेकर, यानी इस समय औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी। इसके बाद में औरंगजेब के बाद में जितने भी मुगल इंपरर्स आए हैं 1707 से लेकर 1857 तक, इस समय का पीरियड जो है मुगल पीरियड वो डिक्लाइन पीरियड कहलाता है। डिक्लाइन पीरियड कहलाता है। इसी पीरियड में क्या हुआ था कि हैदराबाद एक स्वतंत्र प्रोविंस हो चुका था और उसी तरह से कर्नाटक भी स्वतंत्र प्रोविंस हो चुका था। हैदराबाद की नींव जो रखी थी ये निजाम उल मुल्क ने
मुल्क ने रखी थी। निजामुल मुल्क आसफ जाह इसका नाम था। इसी तरह से कर्नाटक भी ये भी स्वतंत्र हो गया था व्यवहारिक तौर पे। इसका जो कह सकते हैं कि इसकी नींव रखी थी या इसका जो वो था सआदत उल्ला खां। आदत उल्ला खां, ये कर्नाटक का एक तरह से सूबेदार था। तो उस समय यहां कर्नाटक के सूबेदार को नवाब कहते थे, तो ये कर्नाटक का नवाब था। इसने निजाम की उपाधि यानी हैदराबाद के शासक को निजाम कहते थे, तो इसने निजाम की उपाधि धारण करके एक हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य बना लिया था। क्योंकि इस समय जो पीरियड था वो मुगलों का डिक्लाइन पीरियड था और उसी का फायदा उठाकर यानी जो मुगल थे वो कमजोर हो चुके थे, तो व्यवहारिक तौर पे ये दोनों राज्य फ्री हो चुके थे। दक्कन के सूबे थे, दक्कन के प्रोविंस थे, ये दोनों फ्री हो चुके थे। अब हम बात करते हैं एक तरफ कर्नाटक, दूसरी तरफ हैदराबाद का जो शासक है उसका नाम है निजाम उल मुल्क। यहाँ कर्नाटक का जो शासक है इसका नाम है सआदत उल्ला खां। इसने क्या किया था, अपने उत्तराधिकारी, अपने जीते जी अपना एक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उसका नाम था दोस्त अली। इस दोस्त अली यानी कर्नाटक का जो नवाब बन चुका था वो दोस्त अली बन चुका था। इस दोस्त अली पर मराठों ने क्या किया था, सन 1741 ईस्वी में इस पर अटैक किया और दोस्त अली को मार डाला। और सआदत उल्ला खां के जो दामाद थे उनका नाम था चांद साहब, इनको गिरफ्तार करके या पकड़कर अपने साथ ले गए। कौन ले गए थे? मराठे ले गए थे। कब? 1741 ईस्वी में। तो कर्नाटक की जो सत्ता थी वो खाली थी। तो कर्नाटक की खाली सत्ता पर मतलब वहां किंगडम में कोई राजा नहीं था, तो वहां पर निजामुल मुल्क ने अपने निकटतम सहयोगी अनवरुद्दीन को वहां का शासक बना दिया। अनवरुद्दीन। तो प्रेजेंट टाइम में जब हम पढ़ेंगे कर्नाटक के युद्ध, तो कर्नाटक का जो शासक होगा वो अनवरुद्दीन होगा, ठीक है, और हैदराबाद का जो शासक होगा निजामुल मुल्क होगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कर्नाटक का फर्स्ट वॉर। देखो कर्नाटक का फर्स्ट वॉर जो था वो ऑस्ट्रिया में चल रहे उत्तराधिकार के युद्धों का प्रभाव था। ऑस्ट्रिया में देखो, ऑस्ट्रिया क्या था? ऑस्ट्रिया ये यूरोप में कंट्री पड़ता है। इस पर उत्तराधिकार यानी सक्सेशन को लेकर यहां पर युद्ध चल रहा था। सक्सेशन यानी उत्तराधिकार को लेकर फ्रांस और इंग्लैंड में युद्ध चल रहा था। फ्रांस और इंग्लैंड में आपस में युद्ध चल रहा था। होता क्या था, अगर फ्रांसीसियों का सहयोगी ऑस्ट्रिया में कोई यहाँ का शासक बनता है तो वे फेवरेबल कंडीशन किसके लिए सही होगी? फ्रांस के लिए सही होगी। अगर इंग्लैंड का सहयोगी कोई ऑस्ट्रिया में बैठता है तो वो इंग्लैंड के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। इसीलिए ये दोनों आपस में संघर्षरत थे, क्योंकि ऑस्ट्रिया, अगर आप मैप ज्योग्राफिकल कंडीशन देखते हैं तो यूरोप या इंग्लैंड या फ्रांस जो भी ट्रेड होती थी वो ऑस्ट्रिया से होकर होती थी। तो इसलिए ये दोनों कंट्री चाहते थे कि इन दोनों का बंदा वहां पर बैठ जाए। ऑस्ट्रिया में इनका सहयोगी उत्तराधिकारी वहां पर बन जाए। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर दूसरा कारण ये था कि अमेरिका में उपनिवेश यानी इंपेरियलिज्म या उपनिवेश को लेकर वहां पर
फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में आपस में संघर्ष चल रहा था। उसी संघर्ष का नतीजा हमें बाहर भारत में देखने को मिलता है कि भारत में देखो पौंडुचेरी जो थी ये फ्रेंच बस्ती थी, मैं पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। मद्रास जो थी वो यहाँ पर अंग्रेज सरकार थी, यानी यहाँ पर इंग्लैंड, यहाँ पर फ्रांस। तो उसी का प्रभाव हमें भारत में देखने को मिलता है। भारत में अपरिहार्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड आपस में संघर्षरत रहे और उसकी शुरुआत किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। तो आप देखिएगा जरा, इसको मैं मिटा रहा हूं। क्या होता है, फ्रांस और अंग्रेज ये भारत में होती है। ये भारत में आपस में एशिया के उत्तराधिकार का विस्तार जो था भारत में, यानी ये दोनों आपस में संघर्षरत होते हैं, लड़ जाते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले अंग्रेजों ने की थी। फ्रांसीसियों के कुछ जहाजों को अंग्रेज जनरल कार्नेट ये एक ब्रिटिश कमांडर यानी नेवी कमांडर होता है कार्नेट। ये क्या करता है, फ्रांसीसियों के कुछ जलपोतों को या फिर कुछ शिप को पकड़ लेता है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, उस समय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले होता है। डुप्ले यहाँ पर कर्नाटक के नवाब, कर्नाटक का नवाब उस समय मैंने बता दिया सुजन टाइम में कर्नाटक, उस समय कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। यहाँ पर लिखे दे रहा हूं अनवरुद्दीन, ये कर्नाटक का नवाब था। ये डुप्ले जो है वो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास जाता है। अनवरुद्दीन से अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए रिक्वेस्ट करता है डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ब्रिटिश कमांडर कर्नॉट ने फ्रांसीसियों के जलपोतों को पकड़ लिया था। इसलिए फ्रांस का जो गवर्नर डुप्ले था वो अनवरुद्दीन से सहायता लेने के लिए आता, क्योंकि अनवरुद्दीन ही नियरेस्ट स्टेट पड़ता है। देखिएगा यहाँ पर मद्रास है, यहाँ पर पौंडुचेरी है, तो ये पूरा रीजन जो है वो अनवरुद्दीन का पड़ता है। ये कर्नाटक पूरा रीजन जो है वो अनवरुद्दीन का पड़ता है। डुप्ले अनवरुद्दीन के पास जाता है, लेकिन अनवरुद्दीन की बात को अंग्रेज इग्नोर कर देते हैं। फाइनली डुप्ले जो है अपने मॉरिशस के गवर्नर या मॉरिशस के सहयोगी, फ्रांसीसी सहयोगी ला बोर्डेनो के पास पहुंचते हैं। ये मॉरिशस अफ्रीका के पास में पड़ता है। यहाँ पर फ्रांसीसियों की एक्वायरेंस थी, यानी फ्रांसीसियों का यहाँ पर कब्जा था, और वहां का गवर्नर जो था ला बोर्डेनो था। तो डुप्ले जो भारत में फ्रांसीसियों का गवर्नर था, ये इंडिया में फ्रांसीसियों का गवर्नर था। ठीक है, ये मॉरिशस में फ्रांसीसियों का गवर्नर था। तो यहाँ पर मैं लिख के दे रहा हूं मॉरिशस। ला बोर्डेनो जो है अपने 3000 सैनिकों के साथ में अंग्रेजों के मद्रास पर कब्जा कर लेता है। मद्रास पर पहुंचता है। अंग्रेजों की तरफ से कर्नाट होता है, ठीक है, और ला बोर्डेनो फ्रांसीसियों की तरफ से आता है 3000 सैनिकों के साथ में। यहाँ पर इस रीजन में मद्रास पर कब्जा कर लेता है और फ्रांसीसियों के जहाजों को छुड़ा लेता है, यानी ये कोरोमंडल तक पर वो अपने 3000 सैनिकों के साथ में पहुंचता है। इसका विचार था कि अंग्रेजों से कुछ फिरौती ले ली जाए और इनका मद्रास जो है वो फ्री कर दिया जाए। तो अंग्रेजों ने ला बोर्डेनो को 40,000 रुपए पौंड देकर वापस कर दिया। क्या हुआ, अंग्रेजों का मद्रास ला बोर्डेनो ने छोड़ दिया। लेकिन जो डुप्ले भारतीय फ्रांसीसी गवर्नर था, ये बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस था, तो इसने क्या किया, फिर से मद्रास पर कब्जा कर लिया। यानी ला बोर्डेनो तो
चला गया था, लेकिन मद्रास पर डुप्ले ने फिर से कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज जो हैं वो हेल्प के लिए अनवरुद्दीन के पास जाते हैं मद्रास को छुड़ाने के लिए। अनवरुद्दीन डुप्ले से कहता है कि आप मद्रास को छोड़ दीजिए। डुप्ले अनवरुद्दीन से कहता है कि वो मद्रास को जीत कर अनवरुद्दीन को सौंप देगा। यानी डुप्ले ये कहता है कि जो मद्रास उसने कब्जा कर रखा है उस मद्रास को जीत कर अनवरुद्दीन को सौंप देगा। लेकिन जब उसने मद्रास को जीत लिया, अनवरुद्दीन को नहीं सौंपा। अनवरुद्दीन का जो बेटा था महफूज खां, इसका नाम था महफूज खां। महफूज खां मद्रास पर कब्जा लेने के लिए जाता है तो डुप्ले मना कर देता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो होगा वो डुप्ले यानी फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन के बीच में होगा। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। कारण क्या था? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के कुछ जलपोतों को पकड़ लिया होता है। अंग्रेज जनरल कर्नैट के द्वारा फ्रांसीसियों के कुछ जलपोतों को पकड़ लिया होता। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से जहाजों की सुरक्षा की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन की कोई बात नहीं सुनी होती है। तो डुप्ले फाइनली अपने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डोनो से संपर्क करता है और ला बोर्डोनो अपने 3000 नेवी सैनिकों के साथ में अंग्रेजों पर आक्रमण करता है। कहां? मद्रास में, और जहाजों को छुड़ा लेता है और मद्रास पर कब्जा जमा लेता है। फिर ला बोर्डोनो अंग्रेजों से 40,000 रुपए पौंड यानी फिरौती या फिर घूस लेकर फिर से वापस आ जाता है। लेकिन डुप्ले हार नहीं मानता है, उसकी महत्वाकांक्षा कुछ और होती है। डुप्ले ने फिर से मद्रास पर कब्जा कर लिया होता है। अंग्रेज मद्रास को, देखो अंग्रेज मद्रास बस्ती जो थी वो अंग्रेजों की थी, तो अंग्रेज जो थे मद्रास को बचाने के लिए अनवरुद्दीन के पास जाते हैं। अनवरुद्दीन डुप्ले से कहता है कि आप मद्रास को छोड़ दीजिए, तो डुप्ले कूटनीतिक सहारा लेता है और कहता है कि वो मद्रास को जीतकर अनवरुद्दीन को सौंप देंगे, यानी अनवरुद्दीन को हैंडओवर कर देंगे। लेकिन होता ऐसा नहीं है। जब अनवरुद्दीन अपने पुत्र महफूज खां को मद्रास पर कब्जा लेने के लिए भेजता है तो वहां पर डुप्ले मना कर देता है और वहीं पर सेंट थोमे जो है वो यही मद्रास के पास में ही पड़ता है, सेंट थोमे। तो वो सेंट थोमे का युद्ध होता है और उस युद्ध के बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब सेंट थोमे का जो युद्ध होगा यानी बैटल ऑफ अडियार या फिर बैटल ऑफ सेंट थोमे या फिर ये इसको हम लोग सेंट थोमे का युद्ध भी कहेंगे। सेंट थोमे का युद्ध, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। ये बैटल हुई थी 1748 में, 1748 में। किस किस के बीच में हुई होगी? ऑब्वियस ही बात है, कर्नाटक का शासक अनवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच में, फ्रांसीसियों के बीच में। फ्रांसीसियों की तरफ से कैप्टन पैराडाइज ने इस युद्ध को लीड किया था। कैप्टन पैराडाइज ने इस युद्ध को लीड किया था। अनवरुद्दीन ने अपने बेटे महफूज खां को भेजा था। तो अनवरुद्दीन की तरफ से कौन लड़ रहा था? महफूज खां के नेतृत्व में आर्मी लड़ रही थी, महफूज खां। देखिएगा इस युद्ध में क्या होता है। कैप्टन पैराडाइज की आर्मी में
230 ओनली फ्रांसीसी यानी फ्रेंच थे, और इसमें 700 इंडियन सोल्जर थे। महफूज खां की आर्मी में 10,000 सैनिक थे। आप लोग इस रेशियो को देख रहे होंगे तो यही लग रहा होगा 1:10 का रेशियो जो है इसमें इसकी आर्मी जीतेगी, लेकिन हुआ अनवरुद्दीन को फ्रांसीसी हरा देते हैं। ये युद्ध कौन जीतता है? फ्रांसीसी इस युद्ध को जीत जाते हैं, और इसी युद्ध के बाद में कई परिणाम निकलते हैं। वो परिणाम क्या निकलते हैं? जैसे कि फ्रांसीसियों की जो नेवी थी वो स्ट्रांग थी, तो नौसैनिक शक्ति की महत्व या इंपॉर्टेंसी साबित होती है। पहली बार भारत में, इसको मैं मिटा रहा हूं, जो सेंट थोमे का युद्ध या बैटल ऑफ अडियार या बैटल ऑफ सेंट थोमे, इसको फ्रांसीसी जीत जाते हैं। और इस युद्ध की जो निष्कर्ष ये निकलते हैं कि पहली बात तो नेवी यानी नौसैनिक शक्ति की इंपॉर्टेंसी साबित होती है। दूसरी बात, फ्रांसीसियों के पास में तोप खाने बहुत अच्छे थे, मतलब तोपें बहुत अच्छी थी, यानी तोप खाने की इंपॉर्टेंसी घुड़सवारों से ज्यादा होती है, क्योंकि अमरुद्दीन की सेना में घुड़सवार ज्यादा थे, इनके पास तोपें थी, पर फिर भी 1,000 सैनिकों ने, लगभग 1,000 नहीं 970 सैनिकों ने 10,000 सैनिकों को ये युद्ध में पराजित कर दिया था। इससे फ्रांसीसियों की तोप खाने काम यानी तोपें काम आई है, या तोप खाना इनका काम आया। तीसरी बात ये है कि जो मॉडर्न आर्मी है, यानी ये अनुशासित और मॉडर्न आर्मी मेडुअल आर्मी यानी मध्यकालीन आर्मी पर भारी पड़ती है, यानी मध्यकालीन या मध्यकालीन आर्मी या मेडुअल आर्मी पर भारी पड़ती है मॉडर्न आर्मी। तो ये निष्कर्ष निकलते हैं भारत में इस युद्ध के ये परिणाम निकलते हैं। इसके बाद में क्या होता है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो होता है का निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। अनवरुद्दीन हार जाता है, फ्रांसीसी जीत जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि यूरोप के कारण ये युद्ध चल रहा था। यूरोप में फ्रांसीसी और ब्रिटेन आपस में संघर्षरत थे। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया है कि एशिया के उत्तराधिकार यानी एशिया के सक्सेसर को लेकर युद्ध चल रहा होता। अमेरिका में इंपीरियलिज्म, अमेरिका में उपनिवेशवाद को लेकर युद्ध चल रहा होता है। उसी का परिणाम भारत में दिखने को मिलता है। कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके बाद में एला शेपल की संधि होती है। एला शेपल की संधि किस किस के बीच में होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्नाटक का युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, तो एला शेपल की संधि यानी ट्रीटी ऑफ एला शेपल। ये कहां होती है, ये यूरोप में होती है। यूरोप में किस किस के बीच में होती है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। इसमें डिसाइड ये होता है कि एक दूसरे के व्यापार में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, और इस संधि के तहत फ्रांस को अमेरिका में लुईस वर्ग मिल गया। अमेरिका में जो उपनिवेश था उसमें लुई वर्ग मिल गया। इंग्लैंड को भारत में क्या मिल गया, मद्रास मिल गया। मद्रास अभी तक किसके कब्जे में था, फ्रांसीसियों के कब्जे में, लेकिन इस संधि यानी एला शेपल की संधि के साथ में इंग्लैंड यानी अंग्रेजों को मद्रास मिल गया भारत में, और फ्रांसीसियों को लुई वर्ग मिल गया। कहां पर, अमेरिका में। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं अमेरिका में। ये किसको, इंडिया में मिल गया। तो इस संधि के बाद में ये डिसीजन लिया जाता है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा
वो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होगा। तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध का सिनेरियो कैसे तैयार होता है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर ले रहे हैं। फिर मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। एला सेपल की संधि के बाद में क्या होता है, देखिए मित्रा, हमने पढ़ा कर्नाटक का उस समय शासक कौन था? अनवरुद्दीन था, अनवरुद्दीन, ठीक। और हैदराबाद, यानी ये वाला रीजन हैदराबाद है, ये वाला कर्नाटक है, तो कर्नाटक का शासक अनवरुद्दीन होता है। हैदराबाद का जो शासक होता है निजामुल मुल्क, उसकी डेथ हो जाती है 1748 में, और उसका पुत्र नासिर जंग ये शासक बनता है। नासिर जंग जो है ये शासक बनता है। लेकिन इसी समय मैंने आपको पहले बताया था कि 1748 में मराठों ने कर्नाटक पर अटैक किया होता है, और कर्नाटक के जो उस समय तत्कालीन शासक होते हैं दोस्त अली को मार डाला होता है, और दोस्त अली के बहनोई को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद में अनवरुद्दीन शासक बना दिए जाते हैं कर्नाटक के। लेकिन उसी समय 1748 में कर्नाटक में चांद साहब को छोड़ दिया जाता है। चांद साहब को कौन छोड़ देता है? मराठे छोड़ देते हैं। तो चांद साहब जो होते हैं ये कर्नाटक की सत्ता, यानी कर्नाटक की सत्ता किसकी थी? अनवरुद्दीन की सत्ता, इसको चैलेंज देने के लिए यहाँ पर चले आते हैं। और यहाँ पर शासक नासिर जंग होता है। नासिर जंग का भाई, सॉरी चाचा, या सॉरी नासिर जंग, इसका निजामुल मुल्क का जो भतीजा होता है उसका नाम होता है, उसका नाम, चलिए खैर अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा। तो वो उसकी सत्ता को चैलेंज देने आ जाता है। उसका नाम होता है मुजफ्फर जंग। ये निजामुल मुल्क का भतीजा होता है। ये हैदराबाद की सत्ता को चैलेंज देने आ जाता है। चांद साहब कर्नाटक की सत्ता को चैलेंज देने आ जाते हैं। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की भूमिका यहीं से बनती है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो होता है वो बहुत ही चालाक होता है, और डुप्ले उसने भारत में ये अनिश्चित समय का राजनीतिक फायदा, यानी पॉलिटिकल प्रॉफिट गेन करने के लिए, यानी भारत में जो अनिश्चित समय चल रहा है दक्षिण में हैदराबाद और कर्नाटक में, उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने चांद साहब को राजा बनाने के लिए, यानी चांद साहब को कर्नाटक का नवाब बनाने के लिए अपनी आर्मी को तैयार कर लिया। इधर मुजफ्फर जंग को अपना, यानी हैदराबाद का निजाम बनाने के लिए अपनी आर्मी तैयार कर लिया, और इन लोगों से बोला कि तुम्हें शासक हम बनाएंगे। चांद साहब से कहा कि मैं तुम्हें अपनी आर्मी दूंगा, और इधर मुजफ्फर जंग से कहा मैं तुम्हें अपनी आर्मी दूंगा। तो इस तरह से डुप्ले पहला गवर्नर था जिसने भारत की राजनीति में प्रवेश किया था, यानी उसने भारत के पॉलिटिक्स में पहली बार इंटर किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि वो कौन गवर्नर था, रॉबर्ट क्लाइव था, डुप्ले था, वारेन हेस्टिंग्स था, या कहते हैं कि डलहौजी था। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो डुप्ले था। फ्रांसीसियों ने सबसे पहले भारत में राजनीति में इंटरफेरेंस किया। इस तरह से चांद साहब, मुजफ्फर जंग और डुप्ले, इनका एक गुट बन जाता है। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध होता है वो इसी गुट का परिणाम होता है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा या नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होगा। आप उसको देखना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।